हेलो दोस्तों, आपका श्रद्धा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी संख्या पद्धति से आज एक बार फिर से हम कुछ सवाल लेकर आए हैं जो आज हम लोग हल करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की। और मैं फिर से आज एक बार रिपीट कर रहा हूं कि थोड़ा सा आप घर पे पढ़िए। जब तक घर पे नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग एग्ज़ाम करेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं मनाता कि आप लोग एग्ज़ाम क्रैक ना करें, मैं चाहता हूँ, लेकिन जो सत्यता है वो सत्यता आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं कि जब तक आप घर पे नहीं पढ़ेंगे, जब तक कुछ मेहनत नहीं करेंगे अपनी तरफ से, तब तक आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता। होते हैं कुछ तेजुखां होते हैं जो हो जाते हैं बिना पढ़े घर पे, तो उनकी बात नहीं होती। समाज में बहुत सारे लोग हैं, कई प्रकार के लोग हैं, तो उनको देखते हुए मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा घर पे मेहनत कीजिए और पढ़िए, उसके बाद आप थोड़ा सा एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, नौकरी लीजिए। तो और मैं आज फिर से कोशिश करूँगा इन सवालों को समझाने की। तो पहला सवाल दिया है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में हैं, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो पहली बात तो ये जानिए कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। जैसे अगर 5, 6, 8, 12, 9 है, तो इसको अगर घटते क्रम में, अगर आरोही क्रम में अगर लिया जाए, यानी बढ़ते क्रम में, तो सब बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है कि पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो सबसे पहली संख्या जो है छोटी, वो 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद आपका 8 है, उसके बाद 9 है आपका, और उसके बाद आपका 12 है। और अवरोही की अगर बात की जाए तो घटते क्रम होता है। घटते क्रम का ये मतलब कि सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, यानी 12, 9, 8, 6, 5। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। और एक शब्द इसमें दिया है अभाज्य। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने पहले वीडियो में ही शुरुआत में ही बता दिया था कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या एक और या स्वयं से विभाजित हो, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या किसी दूसरी या अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं सवाल पे। सवाल में दिया है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये सवाल लगाने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन से इसको लगाते हैं, ऐसे सवालों को। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन हमने 11 पकड़ लिया। अगर 11 सबसे बड़ी संख्या है अभाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्या की बात कर रहा है ना, और सबसे बड़ी की बात कर रहा है, तो इस ऑप्शन में जो भी संख्याएं दी हुई हैं ये अपने आप में सब बड़ी होंगी। प्रश्न के हिसाब से, ये एग्जामिनर के हिसाब से, यानी सभी अपने आप में उसने बड़ी संख्याएं दी हैं। तो मान लिया हमने वो सबसे पहली बड़ी संख्या क्या है, 11, ऑप्शन नंबर ए। तो 11 का पहले जो अभाज्य संख्या होगी आपकी, वो होगी आपकी 10, 9, 8, 7, यानी 7, 5, 3। इसमें प्रश्न में कहा है कि पहली 3 का गुणनफल, यानी पहली 3 का गुणनफल और अंतिम 3 का गुणनफल, मतलब इनका गुणनफल 1001 और इनका गुणनफल 385 होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसका अगर गुणा करें 7 5 35, 35 तिहाई 105, तो ऑलरेडी हमें पता चल गया कि 105 आया है, 385 नहीं आया। हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन दिया है 17। 17 का पहले जो अभाज्य संख्या होती है आपकी 16, 15, 14, 13, यानी 13, 11 और 7। ये हमारी अभाज्य संख्या है, क्रमागत है। क्रमागत दिया यानी क्रम से होना चाहिए, यानी अगर 13 के बाद अगर अभाज्य की बात की जाए तो आपका 17 होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहली 3 का हमें 385 और अंतिम 3 का हमें 1001 चाहिए। तो देख लेते हैं, 11 सते 77, 11 सते 77 और गुणा 13। तो अगर 13 का गुणा करें 13 सत्ते 91, यानी इकाई का अंक हमारा क्या आ रहा है 1, और यहां पे इकाई का अंक क्या आ रहा है 5। तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। हम लोग कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दें, और आप लोग भी ध्यान दें कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है।
मैं हर बार कहता हूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सवाल जितना जरूरी है समझना, उससे ज़्यादा जरूरी है आपको सवाल कम समय में हल करना। क्योंकि आप अगर सवाल समझ जाते हैं तो वो बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कितनी जल्दी आप लोग हल करें। अब ये नहीं कि यहाँ पे 77 गुणे 13 आया था तो पूरा गुणा करें, नहीं, हमें इकाई के अंक से मतलब है। यानी 13 7 91, अगर वहां पे गुणा कर 13 7 91, यानी इकाई का अंक जो आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ पे इकाई का अंक हमारा 5 आ रहा है, यानी वो नहीं हो सकता, हमारा नहीं होगा। इकाई का अंक अगर 5 आता तो हो सकता है कि हो जाता, ठीक है ना। तो हम अगला ऑप्शन पकड़ेंगे 13। सबसे बड़ी संख्या अगर अभाज्य की बात की जाए तो इस प्रश्न के हिसाब से तो हमने मान लिया क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी अभाज्य संख्या जो हमारी 13 है। तो 13 के पहले जो होगी 11, 11 के पहले होगी 7, और 7 के पहले होगी आपकी 5। इनका गुणा किया जाए तो आना चाहिए 350, 7 5 35, 35 अगुड़े 11, और अंतिम 3 का भी गुणा करेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13, 11 5 55, और 11 33, 33 और 5 38, 385 आया। इसका गुणा कर लेते हैं, 1001 आना चाहिए। 11 7 77 गुणे 13, 13 7 91, और 13 7 91 और 9 100, 1001, यानी हमारा 350 और 1001 आया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ये हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आएगा। इसका जो सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान तरीका आपका ऑप्शन होता है, और कैलकुलेशन अगर फास्ट रहेगा तो आप जल्दी से इसको कर पाएंगे, बस कैलकुलेशन आपका फास्ट रहे। अगला सवाल हम लोग हल करेंगे। अगला सवाल दिया है, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर है। दिया है दो संख्याएं, हमें वो दो संख्या नहीं पता। मान लेते हैं कि हमारी दो संख्याएं जो है x तथा y हैं। दिया है संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग जो दिया है x प्लस वाई बराबर जो दिया है 42 दिया है, ठीक है। और दिया है कि तथा उनका गुणनफल, यानी x गुणे y इज इक्वल टू आपका दिया है 437, 437 गुणा कर लेंगे तो x y बराबर हो जाएगा आपका 437। तब उन संख्याओं का अंतर क्या होता है, इस पे तो एक फार्मूला लगेगा आपका, और फार्मूले की अगर बात की जाए तो अलजेब्रा से वो फार्मूला आता है। और अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ेंगे तो कई सारे फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। ये बहुत सारे फार्मूले हैं आपके अलजेब्रा में, जो हम आगे चलकर अलजेब्रा जब चैप्टर उठाएंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे। तब तक हम एक फार्मूला आपको बताते हैं, होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, आपको तो एक फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी होता है, और एक ये होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। अगर इसको हम हल करेंगे तो यही होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। अगर इसमें से इसमें घटाएंगे ना आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो ये हमारा फार्मूला होता है इसका। देखिए ये हमारा फार्मूला बैठ गया, तो हम ये लिख सकते हैं इसको। तो हमारा दिया है, हमारा जो दिया है वो दिया है कि हम मान लेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। x प्लस का मान जो दिया है, x प्लस मान का जो दिया है आपका 42 का स्क्वायर बराबर x माइनस वाई, वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसका मान दिया नहीं है, क्योंकि इसी का पूछा भी है, प्लस 4 गुणे एक्स वाई का मान दिया है 437। अब 42 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1 4 चौक 16 1 17 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 7 28, 4 3 12, 12 2 14 का 4, हासिल 1 4 चौक 16 1 17। ये मित्रों ये गुणा उड़ा करना आपको आना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, बस इसको गुणा करना है आपको, इन दोनों का गुणा करना है और इसका स्क्वायर करना है, यानी 42 का वर्ग लेना है आपको, ठीक है ना। तो 42 का वर्ग होता है 1764 और इसका जो जब गुणा करेंगे तो होगा 1748। अब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1764 माइनस 1748।
इसको अगर हटाएंगे तो आपका होगा 16 x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16। अब ये स्क्वायर हम लोग हटाएंगे, ये स्क्वायर जब इधर लेके जाएंगे तो x माइनस वाई बराबर जो हो जाएगा आपका √16 16, और इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4। ये 4 का जोड़ा जब बैठता है तो इसको क्या निकालेंगे, एक बार बाहर निकाल देंगे, बराबर आपका हो जाएगा 4। ये 4 गुणे 4 बाहर क्यों निकलता है, क्योंकि करनी पे जो घात है आपकी 2 है और 2 साइलेंट होता है। जैसे अगर किसी संख्या के ऊपर अगर एक घात है तो वो घात जो होती है साइलेंट होती है। अगर मान लीजिए x, अगर ये x है तो x के ऊपर क्या है, एक घात है, और एक घात क्या होता है, साइलेंट होता है। x के पहले जो इसके गुणज में है 1 है तो ये भी आपका साइलेंट होता है। उसी प्रकार से अगर किसी करनी पे कोई घात नहीं लगी है तो वो होता है, उस पर हम क्या मानते हैं, 2 घात। और वो 2 घात ये कहता है कि अंदर की समान संख्या का 2 का जोड़ा बनाएंगे और उसको एक बार क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 का जोड़ा बैठा, तो भी समान संख्याएं भी हैं, इसका जोड़ा बैठा, तो इसको क्या करेंगे, एक बार बाहर निकाल देंगे, यानी x माइनस वाई बराबर 4। और यही हमारा पूछा भी है, पूछा है कि उन संख्याओं का अंतर होगा, तो वह संख्या यही संख्या थी ना दोनों, x और y, x y का देखो अंतर आपका क्या आया, 4, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और इन दोनों का जो गुणनफल दिया है 300 कितना दिया है, 36 दिया है। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू 336। आगे दिया है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, इनका योग, इन दोनों संख्या का योग, ऐसे हम कर लेंगे x प्लस वाई, उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, इनके अंतर से, यानी x माइनस वाई के अंतर से 32 अधिक है। एक बार उस संख्या का क्या लेंगे, अंतर लेंगे, और एक बार उस संख्या का क्या लेंगे, योगफल लेंगे, और इन दोनों का जो अंतर है क्या है, 32 है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। x प्लस वाई माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस मिलकर जो हो जाएगा गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 32। और आपका ये देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, प्लस वाई और प्लस वाई मिलकर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 32। ये 2 से कट जाएगा आपका 16 बार में, यानी y बराबर 16। ठीक है ना, y बराबर 16 आया। अब ये y का मान कहाँ रखेंगे, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए 4 गुणे 6 बराबर होता है आपका 24। ठीक है, मान लिया हमने कि ये 4 हमें नहीं पता, 4 हमें नहीं पता, तो क्या 6 से भाग देंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 24 है, जिसमें एक संख्या आपकी 6 है, तो क्या हम 6 से भाग देंगे तो क्या अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 6 से अगर भाग दें तो आपका क्या होगा, 6 चौक 24, क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी हमारा 4 तो था ना, 4 था ना, हमें पता चल गया। कहने का मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल अगर दिया है और उन गुणनफल में से किसी एक संख्या के बारे में पता है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए जो संख्या दी गई है उस संख्या से हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल में भाग दे देंगे, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमें पहली संख्या हमें पता चल गई ना, हमें एक संख्या पता चल गया 16, तो हम इस 16 से क्या करेंगे, इसके गुणनफल में भाग देंगे, यानी 336 में। 336 में अगर 16 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 16 दूनी 32, 1 16 एकम 16, यानी जो हमारा संख्या होगा वो होगा 21 और 16। एक संख्या हमें मिल गई 21 और एक संख्या मिल गई हमें 16, यानी x बराबर आपका 21 और एक संख्या हमारा 16, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पे जाने से पहले मैं इसको एक चीज आपको बता देता हूं कि इसको हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। अगर हम सबका गुणा करें तो सबका जो मान आएगा आपका 336 ही आएगा। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33। सबका गुणा करेंगे, अगर ऑप्शन बाई अगर लेंगे तो सबका गुणा अगर करेंगे तो 336 आएगा।
बात यह है कि इस सवाल में जो दूसरा दिया है, दूसरा कंडीशन जो दिया है, ये हमें हमारा फॉलो करना चाहिए। यदि उनका योग, यानी अगर मान लीजिए हम पहला ऑप्शन अगर पकड़ते हैं 42 60 आपका 50 हो जाएगा, उनके अंतर से 42 में से 8 अगर घटेगा तो कितना बचेगा आपका 34 बचेगा। इन दोनों का अंतर जो होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए 32 होना चाहिए, यानी 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, और हमारा इकाई का अंक क्या है 32। कितना है 32 है। 48 और 7 ले लेंगे, हम मान लीजिए 48 और 7 ले लें तो 48 और 7 जो होगा आपका 55 होगा, और 48 में से 7 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 41, और 5 में से 1 गया 4, और 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 4, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 14, यानी हमारा कितना दिया है 32, 14 है, ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। 24 और 14 लेंगे, 24 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 38, और इनका अंतर अगर लेंगे तो हो जाएगा आपका 10, और इन दोनों का अंतर जो होगा 8 में से 0 घटेगा तो 8 होगा, और इकाई का अंक हमारा 2 है, 32 आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सी भी नहीं हो सकता। अब हमारा बचा एक लास्ट ऑप्शन डी, ये हो सकता है। हम अगर चेक करने की बात करते हैं, चेक कर लेते हैं। 21 और 6 जो होगा आपका हो जाएगा 37, और इनका अंतर लेंगे तो हो जाएगा आपका 11 में से 6 गया 5, और 5 ही बचेगा, और 27 और 5 का अंतर लेंगे तो आपका हो जाएगा 32, हमारा 32 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन जो है फास्ट होना चाहिए और सवाल को समझ में आना चाहिए। और मैंने आपको समझा दिया कि सवाल कैसे समझा जाता है, क्या इसमें कहा है क्या नहीं कहा है, ठीक है ना। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याएं हैं हमारे पास x और y, दिया है दो संख्याओं में अंतर, यानी इन दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर दिया है 14। अगला दिया है उनका योग, यानी इन दोनों का योग x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। कितना दिया है 20 दिया है। उनका योग जो दिया है क्या दिया है 20 दिया है। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसको हल किया जाता है ऐसे, ये देखिए प्लस और माइनस क्या है घटेगा ना, तो ये देखिए बराबर है कट जाएगा, ये x और x मिलकर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये प्लस प्लस है 20 और 14 आपका क्या हो जाएगा 34, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से 1 कट जाएगा 17 बार में, ठीक है ना, बराबर 17। यानी x का मान कितना आया 17, यानी एक संख्या हमें पता चल गई, एक संख्या हमें पता चल गया यानी 17, और दूसरी संख्या हमें प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, दिया है कि दो संख्याएं हैं और उनका योग जो दिया है 20 दिया है। अगर एक संख्या 17 है तो कौन सी संख्या इसमें जोड़ेंगे तो 20 होगा 3, कितना 3, 17 3 कितना होता है 20। हमारा जो आंसर होगा, अभी आंसर नहीं होगा क्योंकि अभी पूछा है गुणनफल क्या होगा, हमारा गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, 17 और 3 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, 17 3 51, ये जो होगा हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हमारा ये सॉल्यूशन होता है, ये समीकरण आपका बनता है, समीकरण ऐसे बनता है, समीकरण को हल ऐसे किया जाता है। तो इसमें जो होता है इसको हम अगर जहाँ पे प्लस माइनस होता है एक राशि होती है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग घटा देते हैं। तो वाई वाई जो है आपका बराबर है, इसको हम क्या कर देंगे काट देंगे, और ये जब हम जोड़ेंगे तो ये प्लस में और ये प्लस में है, दोनों हो जाएगा 2x और इज इक्वल टू आपका ये दोनों जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 34, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। और इनका जब मान हम लोग हल करेंगे तो आपका आएगा x इज इक्वल टू 17, ठीक है ना। तो x बराबर जब 17 आया, यानी एक संख्या जो है हमें प्राप्त हो गई 17, तो दूसरी संख्या हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि इस सवाल में दिया है कि उनका योग 20 है। तो अगर एक संख्या हमारे पास 17 है तो दूसरी संख्या क्या लेंगे कि हमारा जोड़ने पर 20 आए, यानी 3 लेंगे, ठीक है ना। तो यानी एक संख्या 3 हो गई, एक संख्या 17 हो गई। आगे दिया है कि उनका गुणनफल क्या होगा, यानी 17 3 51, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है आंसर है। आगे दिया है किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताइए। किसी धन मतलब कोई संख्या और उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या मैंने बताया था ना, उल्टा होता है। जैसे अगर 5 के व्युत्क्रम की बात की जाए तो 1/5, ठीक है ना, और 6 के व्युत्क्रम की बात की जाए तो 1/6, ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है। तो मान लिया हमें वो धनात्मक संख्या नहीं पता, तो हम मान लेंगे वो जो धनात्मक संख्या है
वो है x, ठीक है। उस धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रम का योग, यानी इसके व्युत्क्रम का योग, ये संख्या प्लस इसी का व्युत्क्रम 1/x, व्युत्क्रम का योग, योग हो गया अपना। योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, यानी इस संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर, अंतर ऐसे ही लेंगे ना, का अंतर का 3 गुना है, यानी ये और ये क्या है, आपस में बराबर है। साफ साफ दिया है किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रम, वो धनात्मक संख्या हमने मान लिया x, दिया है प्रश्न में धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रम, यानी धनात्मक संख्या ये x और उसका व्युत्क्रम का योग उस संख्या, यानी वही संख्या वह उसके व्युत्क्रम के अंतर, इसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना क्या है, बराबर है। इसको हम हल करेंगे जब, तो ये हो जाएगा x², इसका गुणा करेंगे बटे 1 मानकर, ये भी बटे 1 होता है, x² + 1/x इज इक्वल टू x² - 1/x इंटू 3। तो ये आपका जाएगा x² + 1/x इज इक्वल टू 3x² - 3/x। x से x ये कट जाएगा, आपका बचेगा x² और प्लस 1 इज इक्वल टू 3x² - 3x। x² इसको पक्षांतर करेंगे क्योंकि चर राशि को चर राशि के साथ ले जाएंगे, -3x² इज इक्वल टू -3 और ये +1 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा -1। -3x² में से x² घटाएंगे तो आपका बचेगा 2x², माइनस में क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है, बराबर -1 और -3 आपका हो जाएगा -4, क्योंकि मैंने बताया था कि माइनस को अगर माइनस में जोड़ेंगे तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह क्या होता है, प्लस का होता है। तो ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा और हो जाएगा आपका x² इज इक्वल टू 4/, ये 2 इधर आएगा 2, यानी 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, x² बराबर 2। अब ये x² हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यानी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, यानी x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2 करनी में, ठीक है ना, करनी में 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x का मान कितना आया, करनी में 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट में क्या पूछा है, वह संख्या बताइए, वह संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी और उसका मान कितना आएगा हमारा √2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा C, ये हमारा क्या है, आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको हल तो करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, प्रश्न में साफ दिया है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, हमें वो संख्या नहीं पता, हम मान लेंगे x, वो संख्या मान लेंगे x। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 21 जोड़ा जाए, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम है, यानी इसका तिगुना 3x हो जाएगा। दिया है ना, इसमें दिया है अपनी तिगुनी संख्या से, अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है, क्या हो जाती है, 7 कम हो जाती है। इसमें दिया है साफ साफ, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, 21 हमने जोड़ दिया, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तिगुनी संख्या से कितना कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है। तिगुनी संख्या से कितना कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है। इसको हम हल करेंगे, x + 21 इज इक्वल टू 3x - 7, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, x - 3x इज इक्वल टू -7 - 21, आपका हो जाएगा -3x में से x को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -2x इज इक्वल टू, माइनस और माइनस आपका हो जाएगा
माइनस और माइनस की जो संख्या होती है, संख्याएं जुड़ती हैं और जो चिन्ह लगता है वो आपका प्लस का लगता है। यानी 7 और 21 कितना हो जाएगा 28, वो भी माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 14 में, और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 14, यानी x बराबर कितना आया 14। यानी जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आगे दिया है किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। प्रश्न में दिया है कि किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, मान लिया वह संख्या x है। आगे दिया है किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, मतलब इसकी तिगुनी, यानी 3 गुणे x करेंगे ना तो आपका हो जाएगा 3x। तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, मतलब कि इसमें से 7 घटाने पर, आगे दिया है 7 घटाने पर परिणाम, मतलब जो उत्तर वो होता है 14 आता है। कितना आता है 14, ठीक है ना। किसी संख्या की तिगुनी से 7 घटाने पर हमें प्राप्त होता है कितना 14। इसको हम हल कर लेंगे तो 3x इज इक्वल टू -7 इधर जाएगा तो आपका +7 हो जाएगा, तो 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, और 3 सत्ते कितना होता है 21। x इज इक्वल टू 7, हमारा जो x का मान आया कितना आया 7 आया। तो पूछा है ना वह संख्या कितनी है, तो वो संख्या कितनी है 7, क्योंकि हमने वह संख्या क्या मानी थी x मानी थी, और x का मान कितना आया 7। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही है। हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना जोड़ने से 146 बनता है, पहला भाग क्या होगा। इसके 2 तरीके हैं आपको लगाने के, एक तो है मेथड और दूसरा इसको ऑप्शन। ये शायद मैंने पिछले वीडियो में इस प्रकार का सवाल आपको बताया था, और आज भी देख लीजिए कि इसको कैसे लगाते हैं। एक आपका हो जाएगा ऑप्शन और एक आपका हो जाएगा मेथड। तो मेथड की अगर बात की जाए तो 24 को 2 भागों में बांटना है, हमें 24 रुपए को 2 भागों में बांटना है। तो हमें यह नहीं पता कि किसको कितना देना है और किसको कितना देना है। कहने का मतलब एक व्यक्ति को कितना देना है और दूसरे व्यक्ति को कितना देना है, क्योंकि 2 ही लोग हैं। इसमें अगर मान लिया हमने एक व्यक्ति को x दिया जाता है, x रुपया, तो दूसरे व्यक्ति को कितना दिया जाएगा 24 माइनस x। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 50 रुपए हैं आपके पास और 50 रुपए में से एक व्यक्ति को आपको देना है 20 रुपया, तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा 30 रुपया मिलेगा ना। तो 30 रुपया हमें प्राप्त कैसे हुआ, 50 माइनस 20 ही ना, 50 में से 20 को घटाएंगे तभी तो 30 प्राप्त होगा। तो वही बात यहां पे है कि अगर 24 रुपए है हमारे पास, अगर एक व्यक्ति को हमने x रुपया दिया तो दूसरे व्यक्ति को हम कितना देंगे, इसी में से ना इस पैसे को रुपए को घटाएंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा दूसरे व्यक्ति को जो दिया है हमने। तो ये हमारा बन गया, एक व्यक्ति को हमने क्या दिया x दिया और दूसरे व्यक्ति को हमने कितना दिया 24 माइनस x दिया, ठीक है। अब हम प्रश्न पे फिर से आते हैं। दिया है 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया, हमने 2 भागों में इस रुपए को बांट दिया। आगे दिया है बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना, यानी जो ये मान लीजिए आपका पहला भाग है और ये आपका क्या है दूसरा भाग है। दिया है प्रश्न में कि पहले भाग का 7 गुना, ये जो रुपया है इसका कितना गुना 7 गुना, दूसरे भाग से 5 गुना, दूसरे भाग से 5 गुना जोड़ने से 146 बनता है, यानी प्राप्त होता है। दूसरे भाग का हम 5 गुना करें और पहले भाग का अगर हम 7 गुना करें तो जो हमारा प्राप्त होगा, अगर उनको जोड़ा जाए, जो उत्तर हमें प्राप्त होगा 5 गुना करने पर दूसरे भाग का और प्रथम भाग का 7 गुना करने पर जो मान आएगा, अगर उनको जोड़ा जाए तो हमारा कितना आता है 146। तो सीधा सीधा दिया है कि 7 गुना हमने किसका किया, यानी 7x
और इसका हमने कितना किया 24 माइनस एक्स का हमने कितना किया 5 गुना, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा 146, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है 146 आ रहा है। अब इसको हम हल करेंगे अगर तो 7x प्लस 24 बचे 120 माइनस 5x इज इक्वल टू 146, 7x माइनस 5x आपका बचेगा 2x इज इक्वल टू 120। अगर पक्षांतर करेंगे इधर बराबर के इधर को इधर ले जाएंगे तो ये आपका प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 146 में से 120 घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना 26, ठीक है ना, और 2 से ये कट जाएगा आपका 13 बार में कटेगा, ठीक है ना। x बराबर आपका कितना बचा 13, यानी एक हिस्सा 13 है। अगर 24 रुपए में से एक हिस्सा 13 है तो अगला हिस्सा कितना होगा 11 होगा। पहला हिस्सा कितना है 13 और दूसरा हिस्सा कितना है 13। तो पहला भाग इसमें पूछा है, क्या पूछा है पहला भाग, तो पहला भाग आपका क्या होगा 13, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। और इसमें क्या दिया है आपका पहला भाग कितना दिया है 13, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा पहला भाग 13 सही है कि गलत है ये भी जरा चेक कर लेते हैं, और दूसरी बात हम आपको बताएंगे ऑप्शन से कैसे लगाते हैं। हमारा पहले भाग का क्या है 7 गुना करने के लिए, यानी 13 अगर इसका हम 7 गुना करें 13 का 7 गुना करें तो 13 सत्ते 91 प्लस 11 का यानी दूसरे भाग का कितना गुना कह रहा है 5, यानी 11 पचे 55। अगर इन दोनों को जोड़ें अगर हम तो 146 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 146, यानी देखिए 5 1 6 9 5 14, यानी जो हमारा आंसर है वो सही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेथड है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन से इसको कैसे लगाते हैं, जरा ऑप्शन से देख लें कि हम लोग ऑप्शन से कैसे लगाते हैं। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो अगर हम पहला ऑप्शन अगर पकड़ें कि क्योंकि 24 रुपये हमारे पास अगर पहला भाग यानी यहाँ पे पहला भाग पूछा है ना, तो यानी जाहिर सी बात है अपने आप में सारा पहला भाग ही दिया हुआ एग्जामिनर ने। तो अगर हम पहला भाग अगर ऑप्शन नंबर ए मानते हैं तो पहला भाग कितना है 15। अगर पहला भाग 15 है तो अगला भाग कितना होगा 9, क्योंकि 15 और 9 कितना होता है 24, क्योंकि इन दोनों का योग हमारा कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले भाग का क्या करेंगे 7 गुना 15 सत्ते 15 का गुणा अगर हम 7 में करें तो, और क्या नाम है दूसरा भाग यानी 9 का भाग हम कितना करेंगे 9 का कितना करेंगे 5 गुना, और इन दोनों का मान जो आएगा उनको अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 146 आना चाहिए, ठीक है ना। हमारा कितना आना चाहिए 146 आना चाहिए। तो इसका अगर हम गुणा करें 15 गुणे 7 का यानी 15 सत्ते 105 और 9 पंचे 45, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 150 होगा, कितना होगा 150 150, और हमें कितना चाहिए 146, यानी हमारा ये ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो अगर एक भाग पहला भाग अगर 17 है तो दूसरा भाग क्या है आपका 17 में कितना जोड़ेंगे तो 24 होगा यानी 7, तो दूसरे भाग का 5 गुना कहा है और पहले भाग का कितना कहा है 7 गुना, ठीक है ना। पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का कितना कहा है 5 गुना, और इन दोनों को जब हल करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमारा 146 आना चाहिए। तो 5 सत्ते 35 7 सत्ते 49 7 एकम 7 4 11 17 सत्ते 119 होता है, और इन दोनों को अगर जोड़ें तो हमारा कितना आना चाहिए 146। अगर 9 5 को जोड़े 9 5 14 यानी इकाई का अंक क्या है 4 आया, और हमारा इकाई का अंक क्या है 6, यानी ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। 11 की बात करते हैं, अगर पहला भाग 11 है तो दूसरा भाग आपका 13 होगा, दूसरे का कहा है 5 गुना और पहले का कहा है 7 गुना, 11 सत्ते 77 और 13 पचे 65, इन दोनों को अगर जोड़ें तो हमारा 146 होना चाहिए, यानी 7 5 12, और इकाई का अंक इसमें कितना आ रहा है 2, और इकाई का अंक कितना है 106, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 13 अगर लास्ट में अब डी बचा तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चेक कर लेते हैं, अगर पहला भाग 13 है तो दूसरा भाग 11 होगा, पहले भाग का कहा है 7 गुना और दूसरे भाग का कहा है 5 गुना, ठीक है ना, और इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे 11 पचे 55 और 13 सत्ते 91, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या है 5 1 6 और 9 5 14, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन था, इसके पहले मेथड था, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, और मैं फिर से आपको बार बार कह रहा हूँ कि सवाल समझने से ज़्यादा ज़रूरी है, समझना तो ठीक है कि आपको सवाल समझ में आता है,
और सबसे ज़रूरी अगर बात की जाए तो आपके समय की बचत। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, आपको तेज़ी से हल करना है, क्योंकि आपके पास समय जो होता है एग्ज़ाम में कम होता है और ऊपर से आपका प्रेशर भी होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है। तो उसको मैनेज करते हुए आपको ये सवाल कम समय में और सॉलिड तरीके से एकदम सटीक आंसर लेके आना होता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा अपना फास्ट कीजिए, तेज़ कीजिए, तब जाकर ऐसे सवाल आप लोग हल कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे और तेज़ी के साथ कर पाएंगे और आंसर आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं फिर से आपसे यही बात कहूँगा कि आप घर पे थोड़ा सा पढ़िए, मेहनत कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं तो आप लोग नौकरी के रास्ते पर चले जाएँ। ठीक है, तो धन्यवाद।